स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। इंडियन एग्रीकल्चर, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारी कंट्री की, मैं कहूंगी कि हमारी कंट्री की फाउंडेशन है, नींव है। मोर देन 60% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से एग्रीकल्चर पर रिलाई कर रही है अपनी लाइवलीहुड के लिए। अप्रॉक्सीमेटली, नॉट जस्ट अप्रॉक्सीमेटली, मैं कहूंगी कि अराउंड 80% आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल आपका आ रहा है एग्रीकल्चर से। चाहे वो आपकी टेक्सटाइल हो, चाहे आपकी पेपर इंडस्ट्री हो, चाहे रबर इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, और अगर कोई भी इंडस्ट्री हो, कहीं ना कहीं उसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। और हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में टॉप पे हैं। ठीक है, हम मेन क्रॉप्स के अंदर मोस्टली वी आर ऑन द टॉप। हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के। बट द इशू इज दैट कि हमारे फार्मर्स को वो रिटर्न नहीं मिल रहा है, हमारे फार्मर्स की इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज मोस्टली जो इंडिया में फार्मर्स हैं दे आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर कहीं पर डेवलप्ड है तो वो है पंजाब और हरियाणा। यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा डेवलप्ड है। अदर स्टेट्स के अंदर, जैसे अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो ड्राईलैंड फार्मिंग है। फार्मर जनरली रेनफेड क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, जहाँ पर उनकी वाटर रिक्वायरमेंट रेनफॉल के थ्रू फुलफिल हो रही है, तो वो प्रोडक्शन नहीं आ पा रहा है, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। But still we are on the top in the production of lot of agriculture components. But यहाँ बात ये आती है कि जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारा कंजप्शन उतना ही है, और हम हाई वेराइटी क्रॉप्स के ऊपर ना जाकर के हम बेसिक्स क्रॉप पे ही ज़्यादा फोकस्ड है, और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो उन कुछ बेसिक क्रॉप्स पे ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स को एक अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी बहुत ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली 40% हमारा जो एग्री प्रोड्यूस है वो मार्केट में पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है। तो देखिए आप कितना बड़ा लॉस है। तो इन्हीं सब चीज़ों से डील करने के लिए, और एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगी कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने केमिकल्स का अपने एग्रीकल्चर सिस्टम में इतना ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया है कि हमारा जो एग्रीकल्चर, जो हमारी लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी ख़त्म करती जा रही है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल कंसर्न भी है, बायोडाइवर्सिटी को इशू हो रहा है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर वो कम होती जा रही है, पेस्ट रेजिस्टेंट बढ़ते जा रहे हैं, वीड रेजिस्टेंट बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से फार्मर को इनपुट बढ़ाने पड़ेंगे। अब इनपुट ज्यादा डालेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा, और आउटपुट उतना मिल नहीं रहा है तो सिस्टम मेरा प्रॉफिटेबल नहीं रह रहा। इन्हीं सब इश्यूज को डील करने के लिए जो इंडियन फार्मर एसोसिएशन है उन्होंने एक 4 पिलर स्ट्रेटेजी बताई है। रिसेंटली जो किसान दिवस सेमिनार अभी हुआ है उसके अंदर जो ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन है उन्होंने एक वाइट पेपर टेबल पर रखा, और उन्होंने इस वाइट पेपर के अंदर में स्ट्रेटेजिक स्टेप्स को डिस्कस किया, और उन्होंने स्पेसिफिकली 4 पिलर्स के ऊपर फोकस रखा। 4 पिलर्स पर उन्होंने बात की कि अगर हम ये पिलर्स को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिलियंट होगा, सस्टेनेबल होगा, कि हम जो हमारी सस्टेनेबिलिटी ख़त्म होती जा रही है, कि हम केमिकल्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, वो सस्टेनेबिलिटी हमारी बढ़ेगी, हमारा सिस्टम ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेनेबल रहेगा, और हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव रहेंगे, हमारा प्रोडक्ट ग्लोबली मार्केट में खड़ा रहेगा अगेंस्ट अदर कंट्रीज़, और प्रेफरेंस ज़्यादा होगी। सो ये रिसेंटली कहा गया है किसान दिवस सेमिनार में, और ये जो 4 पिलर स्ट्रेटेजी है ये किसी साइंटिस्ट या किसी रिसर्चर्स के थ्रू नहीं, ये फार्मर एसोसिएशन ने दी है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। उन्होंने सबसे पहले कुछ की चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए। उन्होंने कहा कि हमारी जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, आज हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, और लैंड फ्रेगमेंटेशन हो गया है कि एग्रीकल्चर के लिए अब इतनी लैंड बची ही नहीं है लोगों के पास जितनी पहले थी। लाइक मान लीजिए एक पर्सन है, उसके पास में 2 हेक्टेयर लैंड है, उसके 2 बच्चे हुए तो 1-1 हेक्टेयर बढ़ गई, उसके बाद उनके भी 2-2 बच्चे हुए तो हाफ, तो लास्ट जनरेशन जो है, करंट जनरेशन के पास हाफ हेक्टेयर लैंड है, तो एक पर्सन के पास कितना कम हो गया, लैंड बर्डन इंक्रीज हो गया है, फ्रेगमेंटेशन इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर करने के लिए जो लैंड एरिया है वो काफी ज्यादा कम है। अब
पॉपुलेशन भी इंक्रीज कर रही है। हम एग्रीकल्चर कर क्यों रहे हैं? ताकि हम हमारे पॉपुलेशन की, ग्रोइंग पॉपुलेशन की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके। सो इंडिया को इन सब चीज़ों से डील करने के लिए अपने फूड प्रोडक्शन को 70% ज़्यादा बढ़ाना होगा 2050 तक, ताकि वो 1.6 बिलियन पॉपुलेशन को फीड कर सके। साथ के साथ जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, वैसे ही हमारे जो डाइट पैटर्न है वो चेंज हो रहे हैं। लाइक नाउअडेज पीपल आर बिकम मोर हेल्थ कॉन्शियस, तो वो व्हीट से हट करके आपका जो मोटा अनाज है, जो आपके मिलेट्स हैं, उधर की तरफ जा रहे हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान हो गया है, प्रोटीन बेस्ड डाइट के ऊपर ज़्यादा ध्यान हो गया है, और साथ के साथ मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है। ये इशू है, क्योंकि हमें हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को उसी तरीके से चेंज करना पड़ेगा जैसे जैसे सिस्टम के साथ अर्बनाइजेशन, डाइट्स हमारी चेंज होती जा रही है। फार्म लैंड श्रिंक हो रही है, लैंड फ्रेगमेंटेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द इनहेरिटेंस पैटर्न। So these are the key challenges identified in our agriculture sector. So हमें इनको ध्यान में रखते हुए 4 पिलर्स पर काम करना होगा, जिन 4 पिलर्स पर काम करके हम हमारे फार्मर को एम्पावर कर सकते हैं, उसकी अच्छी इनकम को इंश्योर कर सकते हैं, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं, एक्सपोर्ट इंक्रीज कर सकते हैं, साथ के साथ सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव कर सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पिलर है पर्माकल्चर एंड सस्टेनेबल फार्मिंग। पर्माकल्चर को अगर मैं शुद्ध शब्दों में आपको कहूँ, बहुत सिंपल तरीके से आपको कहूँ, तो एक तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग हम इसको कह सकते हैं कि भाई केमिकल्स का कम से कम यूज़ करना है मुझे। सो इन्होंने कहा है कि हमें 10,000 करोड़ रुपए 2026 से लेकर 2030 तक इन्वेस्ट करने होंगे, ताकि हम 5 मिलियन हेक्टेयर लैंड को पर्माकल्चर के अंदर ला सके और एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस कर सके, जहां पर हम सिंथेटिक केमिकल्स का इनपुट कंप्लीटली बंद कर दें। अब इससे क्या होगा कि इनपुट कॉस्ट मेरे फार्मर पर घटेगा और जो प्रोडक्ट है वो अच्छे प्राइस पर मार्केट में बिकेगा, तो उनकी इनकम बढ़ेगी। साथ के साथ इससे जो हमारी सॉइल हेल्थ है वो भी इंप्रूव होगी, हम वाटर को सेव कर पाएंगे, और हम इकोलॉजिकल फार्मिंग प्रैक्टिस अगर अडॉप्ट करेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होगा, सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी। इसके साथ साथ हम दूसरे पिलर्स पर बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो दिसंबर का बैच था, 2027 का जो ऑप्शनल बैच है, ये हमारा 2027 के लिए, अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका ऑप्शनल एग्रीकल्चर है, तो आप इस दिसंबर बैच के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि बैच जो है हमारा 8 दिसंबर से शुरू हो गया था और अभी एडमिशन्स बंद होने वाले हैं। 20 दिसंबर एडमिशन क्लोजिंग की लास्ट डेट है। सो अगर आपने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है तो अभी जाकर के आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कोर्स में आपको मिलेंगे 400 प्लस लाइव लेक्चर, आपको साथ के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपको हर एक टॉपिक के PDF नोट्स मिलेंगे, आपको रेगुलरली आंसर राइटिंग, डे 1 से आंसर राइटिंग पे ध्यान दिया जाएगा, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू बिल्ड योर फाउंडेशन फॉर दैट 2027। सो आपकी वो फाउंडेशन के साथ साथ एडवांस लर्निंग करवाई जाएगी, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशंस होंगे, आपको एक पर्सनल मेंटोर अलॉट कर दिया जाएगा, रेगुलर डाउट सेशन होंगे, फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट एंड मेनी मोर थिंग यू विल गेट इन दिस कोर्स एट जस्ट 17,999 इफ यू यूज दिस कोड। अगर आप ये माई लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको 17,999 में ये कोर्स मिल जाएगा। सो देर मत कीजिए, क्योंकि 20 तारीख को एडमिशन्स बंद हो रहे हैं, फिर आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है तो आप कोर्स परचेज कर लीजिए, क्योंकि 2027 के लिए ऑप्शनल प्रिपेयर करने का ये सबसे बेस्ट टाइम है। अभी 6 महीने में अपना ऑप्शनल प्रिपेयर करके रख दीजिए, बाद में फिर सिर्फ GS पढ़िए, नो इश्यूज विद दैट। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं @agri_2026 UPSC। और अगर आपको ऑप्शनल रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर भी डायल कर सकते हैं 76400300। माई टीम इज देयर टू हेल्प यू। अब हम बात करते हैं अगले पिलर्स पे। तो सेकंड पिलर पर जो उन्होंने बात की है वो कही है एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो हाईली टिल्टेड है टुवर्ड्स फ्यू क्रॉप, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, इन्हीं की तरफ, और फ्रूट्स में आपका बनाना एंड मैंगो हो गया, इन्हीं की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है। बट डिमांड जो है अब
आई एम सॉरी। सो जो डिमांड है अब डाइवर्सिफाइड हो गई है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की डिमांड हो गई है। तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, लाइक स्ट्रॉबेरीज हैं, आपके मैंगोज हैं, ड्रैगन फ्रूट है, एंड देर आर अदर मिलेट्स इज ऑल्सो देयर, योर ऑयल सीड्स इज ऑल्सो देयर। तो बहुत सारी क्रॉप्स हैं, फ्लोरिकल्चर इज ऑल्सो देयर, प्रोसेस्ड फूड, स्पेसिफिकली सबसे बड़ा प्रोसेस्ड फूड हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि हमें डाइवर्सिफिकेशन लानी होगी हमारे एक्सपोर्ट के अंदर। हमें सिर्फ एक या दो चीज़ों को ही एक्सपोर्ट नहीं करना है, जिसके लिए इन्होंने सजेस्ट किया है कि हमें अगर हमारा एक्सपोर्ट जैसे 100 बिलियन जो है वो टारगेट रखा था आईसीआर और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कि हम 2030 तक जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो 100 बिलियन तक पहुंचा कर रहेंगे। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर हमने 100 बिलियन एक्सपोर्ट तक पहुंचना है तो हमें इसमें 15,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और हमें एग्री एक्सपोर्ट जोन, हमें 50 एग्री एक्सपोर्ट जोन क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, वैसे ही 50 एग्री एक्सपोर्ट जोन हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, जहां पर कोल्ड सप्लाई, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्वालिटी सर्टिफिकेशन होगा, और वैल्यू एडिशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज़्यादा है। तो उनको हमें पोस्ट प्रोसेस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके देन वी हैव टू एक्सपोर्ट दोज प्रोडक्ट। लाइक टोमेटो है तो केचप बना करके हमें उसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हमारे लॉसेस कम हो सके। तो हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। और जो हमारी नीश क्रॉप है, मतलब किसी एक स्पेसिफिक एरिया की स्पेशलाइज्ड क्रॉप है, हमें उनका प्रोडक्शन बढ़ा करके उनके एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। उसी जगह पर हमें ये एग्री एक्सपोर्ट जोन क्रिएट करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है जीएमओ, नॉन जीएमओ सीड, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो होती है उनको हमें नहीं लेकर आना है। हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अगर हम लेकर आएंगे तो वो किसी ना किसी तरीके से हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा सकती है। और साथ के साथ जैसे आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमें क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप की तरफ बढ़ना है कि भाई ड्रॉट टॉलरेंस हो, हीट टॉलरेंस हो, स्ट्रेस टॉलरेंस हो। तो हमें इस तरीके की सीड्स को डेवलप करना है। तो इन्होंने ये कहा है कि 5 साल के लिए 5,000 करोड़ रुपए आप एलोकेट कीजिए। जो इंडिजिनस सीड वेराइटीज़ है, मतलब जो हमारी लोकल वेराइटीज़ हैं, उनको 50% हम प्रमोट कर सके, मतलब 50% हम इंक्लूड कर सके इंडिजिनस सीड वेराइटीज़ को। और साथ के साथ हम डेवलप करें नॉन जीएमओ क्रॉप्स। 100 क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप हो बट वो नॉन जीएमओ होनी चाहिए। और इंडिया को एक पॉलिसी लेकर आनी चाहिए इन नॉन जीएमओ क्रॉप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि इंडिया के अंदर नॉन जीएमओ क्रॉप्स आ सके, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ना। मतलब हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की तरफ नहीं बढ़ना है, हमें हमारे एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करना है, ना कि खराब करना है। तो हमें ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जहां पर हम इसे आइडेंटिफाई कर सके और हम हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रिवेंट कर सके। और लास्ट पिलर पर इन्होंने बात की है कि फार्मर सेंट्रिक एग्री फाइनेंस। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनको फाइनेंस की इतनी एसेसिबिलिटी है नहीं। अगर आप बहुत सारे स्टेट्स में जाओगे तो वहाँ पर फार्मर्स स्टिल रिलाई करते हैं प्राइवेट लेंडर्स के पास। और एक फार्मर को नेक्स्ट सीजन की क्रॉप को ग्रो करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए उसको कहीं ना कहीं से लैंड करना पड़ता है, कहीं ना कहीं से पैसा लेना पड़ता है, अगर वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। सो ये एक सबसे बड़ा इशू है। और अगर पिछली क्रॉप खराब हो गई तो देन ही हैव टू डिपेंड अपॉन। तो फार्मर सेंट्रिक एग्री फाइनेंस पर मुझे ध्यान देना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे मेरे एग्रीकल्चर सिस्टम को, एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। और इन्होंने कहा है कि 2028 तक, मतलब एनुअल डिसबर्समेंट हर साल मुझे फार्मर्स को 50,000 करोड़ रुपए देने हैं। और साथ साथ मुझे टारगेट करना है कि 25 लाख करोड़ मैं फार्मर को दे सकूं 2028 तक। और ये जो लेंडिंग सिस्टम है ये AI एनेबल्ड होना चाहिए, डायरेक्टली बेनिफिट करना चाहिए फार्मर को। और इस पिलर के थ्रू इन्होंने कहा है कि ये जो आप लेंडिंग करोगे तो ध्यान देना है कि भाई 50 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को फास्टली कुछ ही मिनट्स के अंदर पैसा जो है वो क्रेडिट हो जाए। सो ये जो है ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन ने ये 4 पिलर बताए हैं आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए, फार्मर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, फार्मिंग को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, फार्मर्स को डेवलप करने के लिए, और साथ के साथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर सिस्टम डेवलप करने के लिए। सो दे हैव सेट दीज 4 पिलर्स। नाउ इट्स योर होमवर्क। और ये आप बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि अगर इनको इम्प्लीमेंट किया जाए, इन पॉइंट्स को, इन पिलर्स को
इम्प्लीमेंट किया जाए तो इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं. सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप कमेंट सेक्शन में बताइए. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.